एलएनपी रिन्यूएबल्स लिमिटेड सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पार्ट 2 का बारे में देखने वाला है। पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोग 4 डोर एक्सेस कंट्रोलर पैनल इक्वेशन को वायरिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोलर इक्वेशन में वायरिंग कर सकते हैं, ऐसे हम लोग 2 डोर एक्सेस कंट्रोल इक्वेशन में वायरिंग कर सकते हैं, एंड इसका हार्डवेयर को कैसे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप रिलेज को नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज NONC सेटिंग्स करने के लिए तो उसको जंपर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इक्वेशन कार्डेटर्स एंड कुछ दूसरा में अवेलेबल डिप स्विच सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं, एंड कैसे आप कंट्रोल पैनल है ना उसको एक्टिवेट कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखने वाले। एक एग्जाम्पल है 4 डोर एक्सेस कंट्रोलर का। सो क्यों हम लोग 4 डोर बता रहे हैं, नॉर्मली एक डोर के लिए आप 2 कार्ड रीडर्स यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो, और छोटी मोटी एप्लीकेशंस के लिए आप एक डोर को सिर्फ एक ही कार्ड रीडर यूज़ कर सकते हैं। अगर इनपुट्स के बारे में देखेंगे तो 4+4 मतलब 8 इनपुट्स को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 डोर एक्सेस कंट्रोल में सिर्फ आप 4 ही यूज़ करेगा, और 2 डोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और 4 डोर्स के लिए भी इंडिविजुअली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कंट्रोलर चलने के लिए आपको तो पावर सप्लाई तो ज़रूरत है। सो हम लोग क्या करेगा, नॉर्मली अवेलेबल 230 वोल्ट AC सप्लाई को के थ्रू SMBS एज ए DC कन्वर्ट करने के लिए ना 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करने के लिए आप SMBS को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली टू रन द कंट्रोलर, आपका कार्ड रीडर्स को चलने के लिए भी पावर सप्लाई चाहिए ना, सो उसको आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन लॉक है ना, हमारा आउटपुट है ना, ये लॉक को एनेबल एंड डिसेबल करने के लिए तो उसको चलने के लिए भी तो पावर चाहिए ना, उसमें भी आप 12 DC में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, फायर अलार्म डिटेक्टर है, उसको भी आप डिटेक्ट करके वो कंसर्न रूम को रक्षा करने का और अनलॉक करने का तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल डिटेक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम डिटेक्टर्स आप क्या कर सकते हैं, फायर अलार्म इक्विपमेंट से मिलने वाला सिग्नल को थ्रू हेल्प ऑफ द फायर इंटरफेस पैनल आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप रूम एक्सेस करके अंदर गया, बाहर आने के लिए तो कार्ड रीडर का ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन दबा के आप बाहर आ सकते हैं। सो वो कनेक्शंस को भी इसमें हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप डोर कॉन्टैक्ट का इनपुट देने के लिए ये प्रोविजंस को यूज़ कर सकते हैं, आपका आउटपुट सब कुछ लॉक में आपको कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर मान लो कोई दूसरा अलार्म आ रहा है और कोई इंट्रूशन अगर हो रहा है तो उसको आप टिक करने के लिए उसको आपका सिक्योरिटी को अलर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बजर्स और अलार्म इक्विपमेंट को थ्रू रिले इनेबल करके उसको ट्रिगर कर सकते हैं। सो उसके लिए आप क्या कर हो जाएगा, इसकी वजह से आपका सिक्योरिटी पर्सनल को आप अलर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ डिटेक्शन के लिए आप सेंसर्स और नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज टाइप आपका अलार्म्स को यूज़ कर सकते हैं ऐसे इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोलर। सो उसमें आप देखेंगे तो आपको 2 कार्ड रीडर्स कनेक्ट करने का, इनपुट कनेक्ट करने का प्रोविजंस है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका लॉक को एनेबल एंड डिसेबल करने के लिए प्रोविजन इधर ही है, इससे आप लॉक को एनेबल एंड डिसेबल करेगा। एंड डोर कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है, रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई भी अभी पहले वाले पिक्चर में हम लोग देखा ना, कुछ नॉर्मली ओपन सेंसर्स और नॉर्मली क्लोज सेंसर्स को एज ए इनपुट कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत है, तभी ये प्रोविजन को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे वजह से थ्रू द रिलेज आप कुछ बजर्स को एनेबल और डिसेबल करने का तो अलार्म्स को अलार्म बजर्स को एनेबल और डिसेबल करने का तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोविजन को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर एक इक्विपमेंट बराबर चलने के लिए आपको तो 12 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए। सो उसको देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सिस्टिंग 230 वोल्ट को थ्रू SMBS आप कर सकते हैं ऐसे 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करके यूज़ करेगा। इवन हर एक रीडर काम करने के लिए भी आपको 12 वोल्ट DC का ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आउटपुट लॉक्स है ना, उसको एनेबल डिसेबल करने के लिए भी पावर का ज़रूरत है ना, वही पावर इसके अंदर हम लोग जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ही कंट्रोलर है तो ठीक है, बहुत सारा कंट्रोलर है, उसका साथ हम लोग कम्युनिकेशन थ्रू लूपिंग एस्टेब्लिश करने से आप क्या कर सकते हैं, RS485 कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये टर्मिनल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशन में बता चुका हूँ, मतलब अगर आप NO से NC करने के, NC से NO करने का तो कुछ ज़रूरत है, तभी इधर जंपर प्रोविजंस है, उसको कैसे करके आप कर सकते हैं बोल के हम लोग हमारा नेक्स्ट डिस्कशन में बताएगा। इवन डिप स्विच को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए हर एक चीज़ का
LED इंडिकेशंस है, मतलब पावर चालू है बंद है, नेटवर्क चालू है बंद है, बैटरी चार्ज हो रहे नहीं हो रहे, ओके, कम्युनिकेशन बराबर है, ये सब कुछ देखने के लिए, कुछ एरर्स है वो सब कुछ देखने के लिए इसके अंदर प्रोविजंस है, एक LEDs भी है, ठीक है। नेक्स्ट 2 वायर एक्सेस कंट्रोलर, इसके बारे में आप देखेगा तो सो मैं ऑलरेडी बोला 2 डोर एक्सेस कंट्रोल में तो सो एक डोर में आप 2 कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए इसमें आप देखेगा तो 4 कार्ड रीडर्स है, ठीक है, आपका प्रोविजंस के लिए हमारा इनपुट है ना, कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए, कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए इनपुट प्रोविजंस है। तो ये इक्विपमेंट बराबर चलने के लिए 12 वोल्ट DC है, ठीक है, 12 वोल्ट DC है, SMBS से हम लोग 12 वोल्ट DC कनेक्ट करवा रहे हैं 230 को, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये तीनों कंट्रोलर में एक चीज़ आप देखेगा तो अगर ये पावर फेलियर हो रहा है तो उसी टाइम में भी ये बराबर चलने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 वोल्ट DC बैटरी है ना, यूज़ करके बैटरी से ये इक्विपमेंट को चला सकता है। सो उसके लिए तीनों कंट्रोल में आप देखें को बैटरी को प्रोविजंस इसका अंदर है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पावर फेलियर होती है उसी टाइम बराबर चलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 12 वोल्ट DC पावर से ये बैटरीज को बराबर चला सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलर्स है, सो ये कंट्रोलर से दूसरा कंट्रोलर के साथ आप कम्युनिकेशन सर्विस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, RS-485 केबल्स यूज़ कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए RS-485 कम्युनिकेशन को टर्मिनल्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन को ये टर्मिनल में आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपका डोर कॉन्टैक्ट इनपुट का इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आपका आउटपुट है ना रिले को ट्रिगर करके आपका लॉक अनलॉक करने के लिए वो काम ये आउटपुट से आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई इंट्रूशन आ रहा है, ठीक है, इंट्रूशन आ रहा है उसको डिटेक्ट करके बताने के लिए एक सेंसर से आप उसका इनपुट अलार्म इनपुट में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बजर्स को ट्रिगर करने का थ्रू NONC कॉन्टैक्ट है तो आप अलार्म आउटपुट को यूज़ करके ट्रिगर कर सकता है। हर एक टर्मिनल में NONC कॉन्टैक्ट करने के लिए जंपर्स भी है, ठीक है। एंड एंटायर सिस्टम को हमको सेट रीसेट फैक्ट्री रीसेट सेटिंग सब कुछ करने के लिए डीप स्विच सेटिंग्स भी है, एंड हर एक स्टेटस को देखने के लिए भी समझने के लिए भी हमको LED इंडिकेशंस भी इसके अंदर है, ठीक है। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कभी करेगा, उसमें 2 मेथड में हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेगा, सिर्फ ये नॉर्मल प्रोविजन है, मतलब इसके अंदर 3 टर्मिनल्स है, सो नॉर्मल है तो 1 और 2 में जंपर्स हो जाएगा। अगर वो जंपर को रिमूव करके आप क्या कर सकते हैं, पावर को डिस्कनेक्ट करने का, एक्सेस कंट्रोल को रीसेट करने का, कंट्रोलर बजर्स बहुत लॉन्ग बीप दिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीप बंद हो जाएगा। फिर हमको क्या कर सकते हैं, वो जंपर कैप को है ना वापस से आप नॉर्मल में लगा सकते हैं, फिर पावर को डिस्कनेक्ट करके एक्सेस कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल काम है, ये फर्स्ट मेथड ऑफ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन। दूसरा मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, सो 1 और 2 में तो हमको जंपर्स है ना उसको निकाल के 2 और 3 में लगाएगा, इनिशियल में लगाएगा, बाद में सेम प्रोसीजर है, पावर को डिस्कनेक्ट करने का, उसको रीबूट करने का, एक्सेस कंट्रोलर को, ये कंट्रोलर बजर है ना बहुत लॉन्ग बजर हमको दिएगा, उसके बाद भी बंद हो जाएगा। आपको क्या करने का, जंपर को है ना बैक टू नॉर्मल लगा के पावर को डिस्कनेक्ट करके एंटायर एक्सेस कंट्रोल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हम लोग हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मान लो आपको रिलेस है, ठीक है, उसमें 3 टर्मिनल्स है, सो एक कॉमन है, एक NO प्रोविजन है, दूसरा NC प्रोविजन है। अगर मान लो NO बराबर काम करने के लिए, अगर मान लो आप प्लान करवा रहे हैं आपका रिले ऐसा है नॉर्मली ओपन काम करने का, तो आप क्या करने का, आप हर एक रिले को 1 और 2 टर्मिनल में जंपर लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आपको नॉर्मली क्लोज काम करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 और 3 में आपका जंपर को निकाल के 1 और 2 से निकाल के 2 और 3 में लगाना पड़ेगा। सो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका रिले एज ए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट डीप स्विच सेटिंग्स, डीप स्विच सेटिंग्स हम लोग बहुत सारा काम के लिए यूज़ करवा रहा है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा कम्युनिकेशन, RS-485 कार्ड रीडर कम्युनिकेशन है ना, लूपिंग, मान लो बहुत सारा कार्ड रीडर्स इसका अंदर है, ठीक है, उसका बराबर हमको लूपिंग एस्टेब्लिश करने का, तो ये मास्टर एज स्लेव करेगा, एज अ मास्टर काम करेगा, ये एज अ स्लेव है ना काम करेगा। सो हमको IDs इसका क्रिएट करना पड़ेगा, 1 2 3 बोल के आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। सो वो हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये डीप स्विच सेटिंग्स को 1 को चेंज करके बाकी सबको बंद करके यूज़ कर सकते हैं। इन वीगन कार्ड रीडर में भी आप क्या कर सकते हैं, आप 6 और 7 को चालू करके बाकी सबको बंद करेगा तो ये वीगन प्रोटोकॉल में काम कर रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। सो सब कुछ बंद है तो भी ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बाई एनेबलिंग डिसेबलिंग द डिफरेंट डिप स्विचेस, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बाइनरी वैल्यूज़ को एज अ डेसिमल वैल्यू उसका अंदर उसको समझने के लिए दे सकता है। सो एक्टिवेशन के बारे में देखें तो बहुत सारा मेथड्स एक्टिवेशन के लिए, 3 मेथड में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। थ्रू नॉर्मल ब्राउजर्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट IP के अंदर घुस के
पोर्ट एंड यूज़र नेम पासवर्ड को एक्सेस करके भी उसके अंदर जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका अगर आप एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। सो उसी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस के अंदर घुस के ऑनलाइन डिवाइसेस को एक्सेस करके उसका एक्टिवेट, उसको पासवर्ड क्रिएट करके भी एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट सब कुछ आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। दूसरा है तो आप SADL टूल्स यूज़ करके भी, SADP टूल्स यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली आप कुछ प्रोग्राम वगैरह का डिस्कस करने के टाइम आप समझ सकते हैं। अभी तो हमारा फुल फोकस है वायरिंग के बारे में, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। अगर वीडियो पसंद है तो आप दोस्तों को तो शेयर करवा दो, ठीक है। आपको इसके सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने दो, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ, हमारा मेल आईडी में दे चुका हूँ। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली सीमेंस, एलन एंड डेल्टा PLCs। आपको हम लोग ये ट्रेनिंग कौन सा किसी को दे रहे हैं, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स ये फील्ड में उसको अपग्रेड करने के, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी हम लोग बेसिक समझने के लिए भी दे रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप काम करने के लिए प्लान है आपको यूरोपियन कंट्रीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली GCC कंट्रीज में आपको काम मिलेगा। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म कोर्सेस हम लोग ऐसे दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एक्सेस कंट्रोल का बेसिक के बारे में सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सोलार एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, PAVA फायर अलार्म सिस्टम सबका ओके डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब सोलर ऑन ऑपरेट हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर सिलेज, सोलर पंप सर्विस का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसी जगह में आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से फेंसिंग बना सकते हैं। उसका कुछ रिक्वायरमेंट और जरूरत है भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PV बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम इस्टेब्लिश करते भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।